गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज अकाउंटिंग इक्वेशन की क्लास में एक कंसेप्ट हमें सीखना है, क्योंकि अब जिस क्वेश्चन तक आप पहुंच गए, आपने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नंबर 6 तक कर लिए होंगे। आई होप आपने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए होंगे। 6th क्वेश्चन में एक कंसेप्ट है जहां पे आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर 4 के अंदर दिया गया है रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग, और ट्रांजैक्शन नंबर 7 में दिया है 6 में सैलरी पेड इन एडवांस ₹3000। तो ये जो पेड इन एडवांस है और ये जो आउटस्टैंडिंग है, ये दोनों एक्सपेंस, एक जगह पे रेंट हमने आउटस्टैंडिंग दिखाया है और दूसरी जगह पे हमने सैलरी पेड इन एडवांस दिखाया है। ये कंसेप्ट क्या है, ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस का क्या कंसेप्ट है? नो डाउट रेंट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड सैलरी इज आल्सो एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, लेकिन इसके साथ जो ये वर्ड लगा आउटस्टैंडिंग रेंट और सैलरी के साथ जो ये वर्ड लगाया सैलरी पेड इन एडवांस, ये कंसेप्ट है क्या और इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, बस आज की क्लास में मैं आपको इतना ही सिखाऊंगा। और आप विश्वास मानना, आप क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 8B ये 4 क्वेश्चन कर जाओगे और यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस कंसेप्ट के ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके फिर खत्म हो जाएंगे। फिर एक दूसरा कंसेप्ट आएगा जहां हमें टी शेप अकाउंट बनाना होगा, मैं उसके बारे में फिर आपको बाद में सिखाऊंगा ये क्वेश्चंस खत्म होने के बाद। तो आप सारे क्वेश्चंस कर जाओगे इस कंसेप्ट के होने के बाद। ये आउटस्टैंडिंग का कंसेप्ट है क्या, चलो मैं एक लाइव एग्जांपल लेता हूं, एक लाइव एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखो ये क्या है, इधर देखो ये क्या है। सर ये लाइन है सर, हमें मालूम है। नहीं नहीं नहीं, ये लाइन नहीं है, ये अकाउंटिंग ईयर है। मान लो ये अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। इसे हम क्या बोलेंगे 2019 एंड 20। ये है आपका करंट, मैं पूरा लिख दूं क्या? हाँ सर, आप पूरा लिखो। ये है करंट अकाउंटिंग ईयर, ये है आपका करंट अकाउंटिंग ईयर। और ये इसके अगला साल है 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होके ये जाएगा 31 मार्च 2021। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मालूम है ये कौन सी कंपनी है? आप इसे जानते हो, आपने इसका नाम तो सुना होगा। ये कंपनी है एक्ट। आप इसे जानते हो, ये किस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं? ये बिजनेस का नाम है एक्ट लिमिटेड, यानी एक्ट समझते हो आप? एक्ट क्या है? इसका नाम आपने सुना है? हाँ सर सुना है सर, अकाल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स। हाँ, ये अकाल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स बिजनेस का नाम है। ये मैं बात कर रहा हूं अकाल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स के लिए। आओ हम एग्जांपल ले। मान लो अकाल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स हैज टू पे रेंट 5000 पर मंथ। कितना रेंट पे करते हैं? 5000 पर मंथ। अकाल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स हर साल 5000 रेंट पे करती है फॉर दिस प्लेस वेयर द सेंटर इज। ऐसा एज्यूम कर लो। सर सच्ची में आपका रेंट इतना ही है? अरे आप छोड़ो ना, आप एज्यूम करो, एग्जाम्पल है 5000 पर मंथ। अब देखो क्या होगा। यहां पहले महीने में 1 अप्रैल को हमने अप्रैल मंथ का रेंट दे दिया। अप्रैल महीने का हमने 5000 दे दिया। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आई पेड माई रेंट। जैसे ही साल शुरू हुआ, फिर आ गया मई, मैंने मई का भी रेंट दे दिया। आई हैव पेड द रेंट फॉर मई। इसी तरीके से फिर आ गया जून और मैंने जून का भी रेंट दे दिया। फिर आया जुलाई, मैंने जुलाई का भी रेंट दे दिया। फिर आया अगस्त, मैंने अगस्त का भी रेंट दे दिया। फिर आया सितंबर, मैंने सितंबर का भी रेंट दे दिया। आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? हाँ सर, आप टाइम पास कर रहे हो। अरे मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। अक्टूबर का भी रेंट दिया और फिर नवंबर आया, नवंबर मैंने इसका भी रेंट दिया। फिर आया अक्टूबर, सॉरी
दिसंबर, फिर मैंने दिसंबर का भी रेंट दिया, फिर जनवरी मैंने उसका भी रेंट दिया, फिर आया फेब मैंने इसका भी रेंट दिया, फिर आया मार्च लेकिन मैंने इसका रेंट नहीं दिया। 31 मार्च को मुझे मार्च महीने का रेंट देना था जो मैंने दिया नहीं। मैंने अभी मार्च का रेंट नहीं दिया और लैंडलॉर्ड मेरे पास रेंट लेने के लिए आया तो मैंने कहा सुनो भाई, मेरे पास इस महीने के लिए पैसे नहीं है, पिछले 11 महीने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पिछले 11 महीने से मैं आपको प्रॉपर तरीके से रेंट दे रहा हूं, पर इस बार अभी मेरे पास पैसे नहीं है। आप ये वाला रेंट जो है, इस रेंट को आप मुझसे 5 अप्रैल को ले लेना, 5 अप्रैल। आई विल पे यू ऑन 5 अप्रैल। आज 31 है, आज साल का आखिरी दिन है, लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है। आप मुझसे ये रेंट 5 तारीख को ले लेना। और लैंडलॉर्ड वापस चला गया, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप 5 तारीख को रेंट दे देना। चला गया। अरे प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है। प्रॉब्लम अगर आज अकाल कॉमर्स ट्यूटोरियल के साथ है तो प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है। प्रॉब्लम है भाई, पैसा नहीं था, अचानक पैसा खत्म हो गया। I was not able to withdraw or I was not having money, whatever is the case. मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने रेंट नहीं दिया और उससे कहा कि आप रेंट जो है 5 को ले लेना, यानी वो अगले साल में चला गया। बोला कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगा, लेकिन मुझे अपनी बुक्स को क्लोज करना है। आई हैव टू क्लोज माई अकाउंट्स ऑन 31 मार्च। तो यहाँ 2-3 बातें आपको दिमाग में रखनी होगी। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस? रेंट फॉर द ईयर 2019-20। एक अकाल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स का पूरे साल का जो रेंट एक्सपेंस है, द टोटल एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस? रेंट। वो कितना होगा? सर 55,000 सर, क्योंकि आपने 5,000 पे नहीं किया। सर 55,000 गलत। टोटल एक्सपेंस जो अकाल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स का है एक साल का रेंट, सिर्फ एक एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, रेंट की, वो कितना होगा? सर 60,000। कितना? सर 60,000। मैंने कैश कितने के लिए पे किया? हाउ मच एक्ट हैज पेड इन कैश। कैश कितने के लिए पे किया? सर 55,000। तो फिर 5,000 क्या है? सर ये 5,000 जो है ना, दिस इज आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट मीन्स द एक्सपेंस which belong to current year but has not been paid in the current year and will be paid in the next accounting year is called outstanding expense. आप मेरी बात समझ गए? आप ये नोट में लिख लोगे, the expense which belong to the current year but has not been paid in the current year and will be paid in the next accounting year is called outstanding expense. सर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम ट्रीट कैसे करते हैं, इसको हम दिखाते कैसे हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो कंपनी की लायबिलिटी है। आप लायबिलिटी की डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आपने पढ़ा होगा, मतलब द मनी अ कंपनी इज सपोज्ड टू पे टू द आउटसाइडर। कोई भी ऐसा पैसा जो कंपनी को किसी बाहर वाले को पे करना है इज कॉल्ड लायबिलिटी, और ये पैसा मुझे लैंडलॉर्ड को पे करना है और साल के लास्ट दिन तक ये पैसा मैंने अभी तक पे नहीं किया तो ये मेरी लायबिलिटी हो जाएगी। ये मेरा एक्सपेंस है, नो डाउट ये मेरा एक्सपेंस है। जब मैं एक्सपेंस कैलकुलेट करूंगा तो मैंने एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट किया? मैंने एक्सपेंस ऐसे कैलकुलेट किया 5,000 into 12। लेकिन जब बात पेमेंट की आई तो मैंने कितना पे किया? 55। पर मेरा एक्सपेंस कितना है? 60,000। मेरा एक्सपेंस 55 नहीं है। द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एज रेंट इज 60,000।
जब बात खर्चे की आएगी, एक्सपेंस को बुक करने की आएगी, तो मैं अपनी बुक्स के अंदर एक्सपेंस को 60,000 ही दिखाऊंगा। लेकिन 5,000 जो मैंने अभी तक पे नहीं किया, वो मेरे सिर पे ऑब्लिगेशन है। इट इज अ ऑब्लिगेशन ऑन माई हेड टू पे द लैंडलॉर्ड। और कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई भी ऐसा पैसा जो मुझे किसी बाहर वाले को पे करना है साल के आखिरी दिन, और मैंने अभी तक पे नहीं किया, वो मेरी लायबिलिटी है। मैं फिर सुनाता हूं। द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, द एक्सपेंस ऑफ अकाल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स एज रेंट इज ₹60,000 because I am supposed to pay 5,000 every month as a rent. 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000. I have paid for 11 months, but I have not paid the March month, last month. It does not mean the expense is 55,000. The expense is 60,000. In my books, I will book expense as 60,000. But I have not paid 1 month rent, which is 5,000. So this 5,000 will be called outstanding rent. I will call it outstanding. Outstanding का मतलब मालूम है क्या होता है हिंदी में? आप लिख लो outstanding. इसको बोलते हैं बकाया, अभी भी देना बाकी है, that is called बकाया. So outstanding rent का मतलब the rent, the expense which the company is supposed to pay in the current year but has not been paid in the current year and will be paid in the next accounting year is called outstanding expense. ये आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हो सकती है, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हो सकता है, ये आउटस्टैंडिंग कमीशन भी हो सकता है, कुछ भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है। कोई भी एक्सपेंस जो आपको इस साल में पे करना था, करंट ईयर में, जिस साल की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग अकाउंट फॉर दिस ईयर, यू आर सपोज टू पे दिस फॉर विद इन दिस ईयर, बट यू आर नॉट हैविंग मनी, यू हैव नॉट पेड, यू आर गोइंग टू पे इन द नेक्स्ट ईयर. सो व्हेन यू क्लोज योर बुक्स, you will show this 5,000 as an outstanding rent. और सर इसे ट्रीट कैसे करेंगे? तो इसे ट्रीट कैसे करते हैं आप देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट कैसे ट्रीट किया जाएगा? अकाउंटिंग इक्वेशन में आप एक नया कॉलम खोलोगे लायबिलिटी साइड में, ऐसे। ये अगर अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये आपकी कैपिटल है, आपको मालूम है ऐसे बनती है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये कैपिटल है और यहाँ पे आपकी लायबिलिटी है, इधर आपका सीरियल नंबर है, फिर इधर आपके ट्रांजैक्शंस हैं, इधर आपने लिखा हुआ है कैश, इधर आपने और भी कुछ कुछ लिखा है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट को ट्रीट करने के लिए लायबिलिटी साइड में एक नया कॉलम खुलेगा जिसका नाम होगा आउटस्टैंडिंग रेंट, और यहाँ कितना दिखा दोगे आप? 5,000। और जो भी आपकी कैपिटल की फिगर होगी उसमें आप माइनस कर दोगे कितना? 5,000। इसके दो ट्रीटमेंट होंगे। सर ये कैश में से माइनस नहीं होगा। अरे कैश तो आपने दिया ही नहीं, कैश तो आउटस्टैंडिंग रेंट का आपने अभी तक दिया ही नहीं, तभी तो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि यू हैव नॉट पेड द कैश। अगर आप पेमेंट कर देते तो फिर वो रेंट बन जाता, आउटस्टैंडिंग नहीं होता। सर रेंट पेड क्या होता है? वो तो एक्सपेंस है, उसमें कैश में माइनस करेंगे और कैपिटल से माइनस करेंगे। सर फिर आउटस्टैंडिंग रेंट को आपने कैपिटल से माइनस क्यों किया? सर वो तो अभी तक हमने पे नहीं किया। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपने पे नहीं किया लेकिन वो एक्सपेंस तो है। वो किस साल का एक्सपेंस है? सर इसी साल का। सर वो इसी साल का 2019-20 का, जिस साल का आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो वो उसी साल का एक्सपेंस है। और अकाउंट्स का रूल है, आप लिख लेना, अकाउंट्स का रूल है, the expenses belong to the same year will be recording in the same accounting year, and the income belong to the same year will also be recorded in the same accounting year. जो भी इनकम, जो भी एक्सपेंस इस साल से बिलोंग करेंगे वो इसी साल में रिकॉर्ड किए जाएंगे, अगले साल में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। लेकिन आपने बुक तो कर दिया 60,000, लेकिन आपने पे नहीं किया। अगर आपने पे नहीं किया 5,000 तो वो बन गया आपका आउटस्टैंडिंग रेंट और वो एक लायबिलिटी हो गई। अब इसे बैलेंस शीट में जगह मिल जाएगी, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, इसलिए हमने इसको कहां दिखाया? लायबिलिटी साइड में। ये लायबिलिटी और कैपिटल साइड है, ये असेट साइड है। आई बात समझ में? हाँ सर, आगे सर आगे।
फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवा दूंगा। पहले मैं आपको अब प्रीपेड एक्सपेंस की बात समझा दूं। आप ये नोट कर लो, फिर मैं आपको प्रीपेड एक्सपेंस का एग्जांपल देता हूं। प्रीपेड एक्सपेंस का क्या मतलब है? दिस वाज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब हम बात करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, पहले आप ये नोट कर लो प्लीज। आ जाओ, अब हम कंसेप्ट देखते हैं प्रीपेड का। प्रीपेड एक्सपेंस का क्या कंसेप्ट है, अब हम बात करते हैं। और फिर हम बात करते हैं वही 2 साल की। सर ये 2 साल कौन से हैं सर? ये 2 साल बेटे वही अकाउंटिंग ईयर, कोई भी 2 अकाउंटिंग ईयर जो आपका दिल करे वो आप उठा लो। ये देखो, ये 2 अकाउंटिंग ईयर है। ये है 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट करके 31 मार्च 2020 तक, और ये स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। ये कंपनी के 2 साल के अकाउंटिंग ईयर आपके सामने है। ये हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर है, करंट अकाउंटिंग ईयर। और ये कौन सा है सर? 2019-20। इसे हम क्या पढ़ेंगे? 2020 एंड 21। हम इसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं और इस कंपनी का नाम है एक्ट। फिर वो एग्जाम्पल लेता हूं, फिर सेम एग्जाम्पल लेके मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं। देखो इधर बड़ी बात, मेरा रेंट कितना है मालूम है? रेंट मेरा कितना है सर? 5000। मैंने अप्रैल के महीने का रेंट पे कर दिया। हाउ मच रेंट एक्ट हैज टू पे? सर 5000। कितना है? 5000। पर मंथ रेंट कितना है सर? 5000 पर मंथ। ये है 5000 पर मंथ। अब देखना हुआ क्या, इधर देखो, मैंने अप्रैल के महीने का रेंट दिया। ऐसे ही मैं सारे महीने का आपको नहीं बना के दिखाता, मैं जल्दी जल्दी करता हूं। ऐसे ही मैंने मई के महीने का रेंट दिया, ऐसे ही जून के महीने का रेंट दिया, फिर मैंने जुलाई का भी रेंट दिया, फिर मैंने अगस्त का भी रेंट दिया, फिर मैंने सितंबर का भी रेंट दिया, फिर मैंने अक्टूबर का भी रेंट दिया, फिर मैंने नवंबर का भी रेंट दिया, ऐसे ही मैंने दिसंबर का भी रेंट दिया, जनवरी का भी रेंट दिया, फेब का भी रेंट दिया, और अब बारी आई मार्च का रेंट देने। देखो इन सभी दिनों में मैंने 5000 रेंट दिया, और मैं अपने लैंडलॉर्ड को पैसे बिल्कुल ठीक टाइम पे दे रहा हूं। अब गौर से बात को समझना, आप गौर से मेरी बात को समझना। हर महीने मैं लैंडलॉर्ड को पैसा बिल्कुल ठीक टाइम पे दे रहा हूं। पता है इस बार क्या हुआ? जब लैंडलॉर्ड पैसे लेने आया, इधर देखो गौर से मेरी बात सुनना, जब लैंडलॉर्ड मेरे पास मार्च के पैसे लेने आया तो पता है उसने मुझे एक रिक्वेस्ट की। बोलता सर आप पिछले 11 महीने से बहुत अच्छे से पे कर रहे हो और आपका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, मेरी एक प्रॉब्लम है। और वो रोने लग गया। वो लैंडलॉर्ड मेरे सामने अब रोने लगा और उसने कहा सर मेरी एक प्रॉब्लम है, क्या आप मेरी प्रॉब्लम में मेरी हेल्प कर सकते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंसान ही इंसान के काम आता है, बोलो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो उसने कहा सर मुझे आप 2 महीने का रेंट इसके साथ एडवांस दे सकते हो? क्या आप मुझे यहाँ मार्च में अगले 2 महीने का, मार्च का अगले 2 महीने का यानी अप्रैल का और मई का अगले साल का, मेरा साल यहाँ खत्म हो गया। उसने मुझसे कहा क्या आप मुझे इस अप्रैल 2020 और मई 2020 का रेंट 5000 और इसका भी रेंट 5000, कैन यू प्लीज गिव मी दिस 2 months रेंट इन एडवांस, आज ही की डेट में। अब मैं उसको ये तो नहीं कह सकता कि आज साल का आखिरी दिन है आप कल आ जाना। उसे क्या मालूम अकाउंटिंग कैसे होगी? उसे तो बेचारे को आज ही पैसे चाहिए, उसे बहुत जरूरी आज ही पैसा भरना है, नहीं तो हॉस्पिटल में कोई उसके घर का मरने वाला है। He has to pay that money in the hospital. It is urgently required and it is required even today. I cannot delay. तो मैंने मालूम क्या किया? मैंने उसे 5000 के साथ यहाँ 10,000 रुपीज और दे दिए। तो मैंने मार्च में कितने पैसे दिए उसको?
सर 5,000 मार्च के और 10,000 आपने और एडवांस दे दिया। तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस। जब मैं टोटल एक्सपेंस की बात करूं मैं सिर्फ रेंट की बात कर रहा हूं। रेंट अकाल हैज टू पे इन 2019 and 20, या what is the total expense अकाल has to pay in 2019 and 20? सर हमें मालूम है सर 70,000, क्योंकि 12 मंथ्स है, 5,000 ईच हो गया 60,000 प्लस 10,000 इज इक्वल प्लस हो गया 70,000 इक्वल टू 70,000। नहीं, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। The expense for the year 2019-20 is not 70,000. The expense of the year 2019-20 is, sir, मालूम है सर 60,000. The expense for the year 2019 and 20 is 60,000, not 70,000. But if I ask you how much cash Act has paid, कितना कैश दिया सर 70,000। तो ये जो 10,000 है, 10,000 ये है रेंट पेड इन एडवांस, ये है रेंट पेड इन एडवांस। और आप तो अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, आप तो असेट्स की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ चुके हो। एनी एक्सपेंस which is paid in advance means the benefit of which you are going to get in the future will call, बोलो ना, any expense for which you will get the benefit in future is called assets। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आप करते हो जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा उसे आप असेट्स बुलाते हो, क्योंकि ये 10,000 जो आपने एक्स्ट्रा दिए इसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा, जब आप उस लैंडलॉर्ड की जगह को यूज करोगे। जब आप अप्रैल का रेंट नहीं दोगे, आप यूज कर लोगे तो आपको 5,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। फिर मई में 5,000 का बेनिफिट मिल जाएगा तो आपके 10,000 जो है वो पूरे हो जाएंगे, फिर वो एक्सपेंस में हो जाएंगे। अभी तक ये क्या है सर, ये असेट्स है। मींस that 10,000 which you have paid extra to the landlord is not an expense for that year. It is an advance paid to the landlord. Or any expense which you pay in advance to someone, it becomes your assets because the benefit of that expense you are going to get in the next year. अब आपसे कोई पूछे what is prepaid expense? Means prepaid expense ये हो गया the expense which does not belong to the current year. The expense which does not belong to the current year but paid in the current year and will get the benefit in the future year. ये future year है, ये current year है, ये आने वाला साल है, ये already चल रहा है। The expense which does not belong to the current year but has been paid in the current year for which the benefit will get in the future year is called prepaid expense. Is called prepaid expense. सर इसे ट्रीट कैसे करेंगे? सर इसे ट्रीट कैसे करेंगे? प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस। हम प्रीपेड को कैसे लिखते हैं? प्रीपेड का मतलब है पेड इन एडवांस। हमने पे कर दिया एडवांस में, खर्चा अगले साल का, पर हमने दे दिया अभी इसी साल। लैंडलॉर्ड को प्रॉब्लम थी, मैंने उसकी हेल्प की, उसे 10,000 फालतू में दे दिया, लेकिन वो 10,000 किसके लिए दिया? सर रेंट का दे दिया। कौन से महीने का रेंट दिया? सर अगले साल अप्रैल का और मई का, फ्यूचर ईयर का। सर फ्यूचर ईयर का। इसका बेनिफिट, इस 10,000 का बेनिफिट मुझे कब मिलेगा? सर नेक्स्ट ईयर। कैसे बेनिफिट मिलेगा? क्या वो मुझे इसकी जगह पे कुछ खरीद के देगा? नहीं सर नहीं। आप अगले महीने जब उसकी जगह को यूज करोगे, अप्रैल के महीने में यू आर नॉट गोइंग टू पे द रेंट, सो यू गॉट द बेनिफिट ऑफ 5,000। फिर मई में जब आप उसकी जगह को यूज करोगे, यू विल नॉट पे द रेंट, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ नाउ कंप्लीट 10,000। सर अगले 2 महीने तक आप उसका बेनिफिट ले लो।
तो किसी भी एक्सपेंस का बेनिफिट हम अगर फ्यूचर ईयर में मिले, अगले अकाउंटिंग ईयर में मिले, तो उसे हम क्या बोल देते हैं सर? उसे हम असेट्स कहते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो क्या है? एक असेट्स है। दैट्स हाउ वी कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस एंड असेट्स। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लायबिलिटी था, मतलब जो इस साल का खर्चा था पर हमने इस साल में दिया नहीं, हमने उसे अगले साल में जाके दिया, वो था इस साल का एक्सपेंस, तो हमने उसे बोला लायबिलिटी है, इट्स एन ऑब्लिगेशन। अब ये इस साल का खर्चा नहीं था पर हमने उसे इस साल में दे दिया, जिसका बेनिफिट हमें अगले साल में मिलेगा, इसका मतलब ये हमने एडवांस में दे दिया, तो ये हमारे सिर पे लायबिलिटी नहीं है, ये हमारे लिए असेट्स है, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। आपको असेट्स और लायबिलिटी की डेफिनेशन को दोबारा एक बार पढ़ना होगा, वहां जाओ मेरी क्लास में या नोट्स अपने निकालो, दोबारा से एक बार पढ़ोगे तो और अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। तो सर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? मान लो ये है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, ये आपकी कैपिटल है, ये देखो ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है, यहां लिखा हुआ है आपका कैश, यहां लिखा हुआ है आपका कैपिटल, और यहां इसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा, कितना आपने पे किया 10,000, तो जो भी फिगर आपकी कैश की होगी उसमें से पहले माइनस करोगे 10,000। पहले कितना माइनस करोगे? 10,000। और यहां असेट्स के अंदर एक नया कॉलम खोल दोगे जिसका नाम होगा प्रीपेड रेंट, और वहां डाल दोगे 10,000। सर आपने इसको कैपिटल से माइनस नहीं किया, मैंने कहा ना दिस 10,000 इज नॉट द एक्सपेंस फॉर दिस ईयर, और जब एक्सपेंस ही नहीं है तो हम कैपिटल से माइनस क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। ये तो असेट्स है, तो असेट्स में हमने ऐड कर दिया, और कैश हमने दे दिया क्योंकि वी हैव पेड इन एडवांस, तो कैश हमारी जेब से चला गया, कैश में से माइनस कर दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की हमने कैसे ट्रीटमेंट की थी? सर एक तो हमने लायबिलिटी में दिखाया था आउटस्टैंडिंग रेंट, और दूसरा हमने कैपिटल से माइनस किया था। आउटस्टैंडिंग रेंट को लायबिलिटी में क्यों दिखाया था? बिकॉज दैट एक्सपेंस बिलोंग टू करंट ईयर बट वी हैव नॉट पेड टिल द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, सो इट बिकम्स एन लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, बट इट वाज एन एक्सपेंस, दैट्स व्हाई वी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। प्रीपेड एक्सपेंस को कैसे ट्रीट किया? सर प्रीपेड एक्सपेंस को हमने असेट्स माना बिकॉज दैट इज नॉट एन एक्सपेंस बिलोंग टू दिस ईयर, सो हम कैपिटल से माइनस नहीं कर सकते। द बेनिफिट ऑफ दिस 10,000 वी आर गोइंग टू गेट इन द फ्यूचर ईयर, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एन असेट्स, तो हमने असेट्स में दिखा दिया। और दूसरा सर क्योंकि इसके लिए हमने कैश पेमेंट कर दी है, ऑलरेडी हमने कैश दे दिया, तो कैश से माइनस किया। सर आउटस्टैंडिंग रेंट में आपने कैश से माइनस नहीं किया था सर, क्योंकि बेटे वो तो हमने पेमेंट की नहीं थी, तभी तो आउटस्टैंडिंग बना, वहां तो हमने कैश हमारे पास था ही नहीं, हमने पेमेंट ही नहीं की थी, हमने हाथ जोड़ दिए थे लैंडलॉर्ड के आगे कि आप अगले महीने आके पैसे ले जाना। आप समझे? तब हम प्रॉब्लम में थे, आज लैंडलॉर्ड प्रॉब्लम में है, तो हम एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो बने हैं। आई बात समझ में? हाँ सर आ गई, सर आ गई, बस एक क्वेश्चन आप करवा दो सर, फिर हम आगे सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो लो अब इसे आप नोट कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, आप ही नोट कर लो प्लीज। और हाँ ये डेफिनेशंस आप पक्का लिख लेना, डेफिनेशंस आपने लिखनी है, जो मैंने आपको लिखवाया वो नोट्स डाल के लिख लो। आज आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं अगर आपको दूर से समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है हरीश, आप क्वेश्चन की तरफ देखो। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,80,000 ऊपर। दूसरी है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 60,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 30,000। तीसरी सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 40,000 कॉस्टिंग रुपीज 24,000। और चौथी है रेंट पेड रुपीज 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज 2,000। पांचवी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 50,000 कॉस्टिंग रुपीज 38,000। और छठी है सैलरी पेड इन एडवांस रुपीज 3,000। टोटल 6 ट्रांजेक्शन हैं और आपसे बोला है कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ और उसे सेटिस्फाई करो, मतलब असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होना चाहिए। ये देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाए? अकाउंटिंग इक्वेशन। आ जाओ फटाफट जल्दी से।
अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सर सीरियल नंबर। सर ये तो मैडम ने बहुत अच्छे से हमें याद करवा दिया, अरे याद नहीं करना है। सीरियल नंबर, उसके बाद ट्रांजैक्शंस, जो कि हम नहीं लिख रहे हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, आप लिख सकते हो। और फिर यहां हम क्या लिखेंगे? सर असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लो जी, और इसकी हेडिंग क्या देंगे हम? सर इसकी हेडिंग है अकाउंटिंग इक्वेशन। सर ऐसा लिखने से मैडम ने मना किया है, कोई मैडम इस बात के लिए मना नहीं कर सकती। अरे अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब यही है, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे बल्कि आप गलती से बच जाओगे। आओ फटाफट से देखें। सबसे पहली ट्रांजेक्शन, हरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस में क्या आया? सर कैश आया। ये देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन, कितना कैश आया? सर 1,80,000। कितना कैश आया? 1,80,000। और ये कैश कौन लेके आया? सर कैपिटल। कितना? 1,80,000। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आप क्लोज करो और उसकी बैलेंसिंग करो। ये देखो, ये लाइन मुझसे तो नहीं लगेगी लेकिन आपको अच्छे से लाइन लगाना, ठीक है? आप इसको अच्छे से लगाना। ये अभी मैं सीख रहा हूं। छोड़ो ना यार, छोड़ो, आ जाओ इधर। तो पहली ट्रांजेक्शन खत्म हुई, आपने बैलेंस किया तो आपके पास कैश कितना पड़ा है? सर 1,80,000। और कैपिटल में कितना है? सर 1,80,000। हो गया खत्म? हाँ जी हो गया सर खत्म। आओ सेकंड ट्रांजेक्शन यहीं पे करते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹60,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹90,000। मुझे बताओ टोटल स्टॉक जिसे हम गुड्स कह रहे हैं वो कितने का है? 60,000 के तो हमने कैश में गुड्स लिए। ये देखो हमने कैश में कितने के गुड्स लिए? सर 60,000। और क्रेडिट में कितने के लिए? सर 30,000। तो टोटल गुड्स कंपनी ने कितने के परचेज किए? सर 90,000। सर 90,000। और इस 90,000 के गुड्स में से कैश के कितने गुड्स थे? सर 60,000। तो 60,000 का तो कैश कम हो गया। 60,000 का तो कैश कम हो गया। तो हमारे पास कैश कितना बचा? सर 1,20,000 माइनस कर दिया। स्टॉक कितने का हो गया? सर 90,000। 90,000। अब सुनो मेरी बात गौर से, क्या हमने सारा पैसा दे दिया? नहीं सर, हमने 68,000 दिया। तो 30,000 जो हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज किए वो क्या है? सर जिनसे हम क्रेडिट में परचेज करते हैं उन्हें हम क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? सर क्रेडिटर। और वो कितने के? सर 30,000। कितने के क्रेडिटर हो गए? सर 30,000। तो आओ बैलेंसिंग कर ले। यहाँ और तो कोई चेंज नहीं आया। ये हो गया 30,000 और ये हो गया 1,80,000। अभी भी दोनों सेट मिल रही है। आ जाओ ट्रांजेक्शन नंबर 3 करेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है? बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000। देखो सुनो मेरी बात, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000। मुझे बताओ कितने के गुड्स बेचे? सर 40,000 रुपीज में। पर कितने के? वो हमारे कितने के थे? सर कॉस्टिंग ₹24,000। तो हमारे गोडाउन में से, हमारे स्टॉक में से कितना कम हो गया? सर 24,000। और कैश में कितना पैसा आ गया? सर 40,000, क्योंकि कैश में बेचा। मुझे बताना 24,000 के गुड्स आपने 40,000 के बेचे, कितने का प्रॉफिट हुआ? कितने का प्रॉफिट हुआ? सर 16,000। और प्रॉफिट कहाँ पे ऐड हो जाएगा? सर कैपिटल के अंदर। ये काम आप कर चुके हो, आपके लिए बहुत छोटी बातें हैं। तो ये कितना हो गया टोटल? सर 1,60,000। और ये कितना हो गया? सर ये हो गया 90,000। 90,000 माइनस 24,000, ये बच गया सर हमारे पास 66,000। और ये सर इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसको तो हम ऐसे ही उतार देंगे। और ये सर ये हो गया 1,96,000। हो गई ट्रांजेक्शन नंबर 1 हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। आ जाओ अगली ट्रांजेक्शन क्या है? बोलता है रेंट पेड ₹5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2,000।
रेंट पेड की एंट्री तो आपको मालूम है ना? हाँ सर मालूम है। रेंट पेड में हम यहाँ माइनस करते हैं 5000 और यहाँ भी हम माइनस करते हैं 5000 और रेंट आउटस्टैंडिंग मैंने अभी आपको सिखाया। रेंट आउटस्टैंडिंग के लिए एक नया कॉलम खुल जाएगा, यहाँ हम क्या लिखेंगे? रेंट आउटस्टैंडिंग, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। आप पूरा लिख देना आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना है सर? 2000। तो आउटस्टैंडिंग रेंट को हम कहा लिखेंगे सर? यहाँ लिखेंगे। और मैंने कहा ना इट इज एन एक्सपेंस, तो कैपिटल में से माइनस भी करेंगे। ये दोनों एंट्रियां एक साथ हो गई फटाफट से। अब मुझे बताओ इसका क्या इफेक्ट आया? सर ये रह गया 1,55,000 और ये इसमें कोई चेंज नहीं आया सर, ये है 66,000। ये सर इसमें भी कोई चेंज नहीं, ये तो अभी अभी आया है आउटस्टैंडिंग रेंट। सर क्रेडिटर में भी कोई चेंज नहीं आया, बस कैपिटल 1,96,000 में से 7,000 माइनस हो गई। अब ये बची 1,89,000। आई मेरी बात समझ? हाँ सर समझ में आ गई सर, समझ में आ गई। ये इसके बाद फिर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000 कॉस्टिंग ₹38,000। फिर गुड्स बेचे। कितने के गुड्स बेचे सर? 38,000 के। तो पहले गुड्स में से 38,000 माइनस करो। पहले गुड्स में से 38,000 को माइनस करो फटाफट से। कितने का स्टॉक चला गया सर? 38,000 का। सॉरी कितने का स्टॉक गया सर? 38,000 का स्टॉक चला गया। 66,000 माइनस 38,000, ये बचा कितना? 66,000 माइनस 38,000, ये बचा 28,000। सुनो मेरी बात, धीरे धीरे। गुड्स कितने के थे? कॉस्टिंग निकलती है, हमेशा कॉस्टिंग माइनस कर रहे हैं। कितने की कॉस्ट थी सर? 38,000। कितने के बेचे सर? 50,000। पैसा आया? नहीं सर पैसा नहीं आया। तो जिस किसी को भी आप गुड्स उधार में बेचोगे वो आपकी कंपनी के क्या कहलाते हैं सर? डेब्टर्स, जिनसे फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा। तो ये हमारे क्या हो गए? असेट्स। और किस नाम से है सर? डेब्टर्स। कितना सर? 50,000। और कुछ भी नहीं। गुड्स बिक गए, 38,000 के गुड्स थे, 50,000 में बिक गए सर। 50,000 के डेब्टर हो गए। स्टॉक में से 38 माइनस कर दिया। इसमें कोई चेंज आया नहीं सर, क्योंकि कैश को हिला भी नहीं। ये भी कोई बात नहीं, अभी भी उतारा सर। इसमें भी कोई चेंज नहीं आया सर, ये भी हमने ऐसे ही उतार दिया। इसमें भी कोई चेंज नहीं आया और इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। गलत। प्रॉफिट नहीं हुआ क्या गुड्स बेच के? हाँ सर गुड्स बेच के प्रॉफिट हुआ सर। हमने 38,000 के गुड्स को 50,000 में बेचा, हमें 12,000 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कहाँ जाएगा सर? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट कहाँ जाएगा सर? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये लोग कैपिटल में ऐड हो गया तो कितना हो गया? 2,01,000। खत्म। उसके बाद सैलरी पेड इन एडवांस ₹3,000। तो हमने सैलरी एडवांस में पे की, एक तो कैश में से माइनस हो गया, एक तो कैश में से इसको माइनस कर दो, क्योंकि सैलरी पेड की है तो ये बचा 1,52,000। स्टॉक में इसका कोई डिफरेंस नहीं आएगा, स्टॉक तो वैसे का वैसा ही है। डेटर्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे का वैसा ही है। आउटस्टैंडिंग रेंट में भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे का वैसा ही है। क्रेडिटर्स में भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे का वैसा है। और हाँ कैपिटल में भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट एन एक्सपेंस। तो फिर फर्क कहां पड़ेगा सर? प्रीपेड सैलरी। आप पूरा लिख लेना। कितनी? 3,000। और इसी को नीचे लिखा रहे हैं हम 3,000। तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या टैली कर गई क्या सर? मालूम नहीं, मुझे भी नहीं मालूम कि ये टैली की या नहीं की। आओ हम देखें। This is the assets. These are the assets and this is liability and capital. These are liabilities and capital. इन दोनों का टोटल आपस में मिलना चाहिए। और मैं जरा इसको देखूं करके तो क्या आया? 1,52,000 प्लस 28,000 प्लस 50,000 प्लस 3,000, 2,33,000।
इसका टोटल आ रहा है 2,33,000। इन सब का टोटल, चारों का टोटल। और इसको देखें, यह 2,000 प्लस 30,000 प्लस 2,01,000, इसका भी टोटल आ रहा है 2,33,000। इसका मतलब असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और आपका ये क्वेश्चन 100% ठीक है। सर बुक से तो चेक कर लो। अरे हाँ, बुक से एक बार आंसर चेक कर लो। बुक ने क्या दिया है? बुक बोलती है कैश 1,52,000, स्टॉक 28,000, डेटर्स 58,000, प्रीपेड एक्सपेंस 3,000, लायबिलिटीज 30,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 एंड कैपिटल 201। बिल्कुल ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक है। इसी बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8A और क्वेश्चन नंबर 8B आप करो। कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछो, और फिर आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। मतलब जो पहला कंसेप्ट था टू प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी, फिर कल मिलेंगे बच्चों, आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और कल क्वेश्चंस को भी करेंगे। कल कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपसे करवाऊंगा, शायद मैं आपको यहाँ 8B और 8A करवा भी दूं, और फिर हम आगे भी करेंगे और अगला कंसेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बच्चों।